में न्यूज नाइट में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2 का ऐलान किया था और दूसरे चरण का जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक रहेगा, यानी 19 दिन का और लॉकडाउन रहेगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत भी दिया था कि जान है जहान भी है। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीयों की जान बचाना सबसे बड़ी अहमियत है, सबसे जरूरी काम है। लेकिन आज साफ तौर पर जो एक गाइडलाइन जो है गृह मंत्रालय ने जो जारी की है, जो 20 अप्रैल से लागू होगी, उसको देखकर लगता है कि सरकार ने एक संतुलन बनाते हुए जान है जहान भी है की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया। जी हां, 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियां चालू हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत सीमित गतिविधियां हैं, जो बहुत जरूरी गतिविधियां हैं, लेकिन साथ साथ पूरे प्रिकॉशन के साथ, और कुछ उसके लिए दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं। क्या होगा, कैसे होगा, आज इस बुलेटिन में हम आपको खास तौर से यही बताएंगे। हमारा फोकस इसी पर होगा कि कैसे जान है जहान भी है का संतुलन बनाने की सरकार ने कोशिश की है, और साथ साथ इस पर क्या सोचते हैं लोग, जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं या फिर बाकी जो क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, वो इस सब को लेकर क्या सोचते हैं, ये हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। देश और दुनिया की और भी तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए जारी हुए दिशा निर्देश। 20 अप्रैल के बाद सरकारी आकलन के बाद चुने हुए इलाकों में स्वास्थ्य, कृषि और बागवानी समेत अन्य गतिविधियों को मिलेगी अनुमति। कारपेंटर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और अन्य स्वरोजगार से जुड़े लोग भी शुरू कर सकेंगे कारोबार। 3 मई तक सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर रहेगी रोक। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और चेहरा ढकना जरूरी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए करना होगा काम। सरकार के नए दिशा निर्देशों का उद्योग जगत ने किया स्वागत। लॉकडाउन बढ़ाने के सरकार के फैसले को भी सराहा। कहा, संकट से निपटने का यही एकमात्र विकल्प। किसानों, मजदूरों ने भी दिशा निर्देशों का स्वागत किया। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। लॉकडाउन से संबंधित संशोधित दिशा निर्देश पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा। नाकाम रहने पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट होगी वापस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में अब तक सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं। देश में 170 जिलों को हॉटस्पॉट और 207 को गैर हॉटस्पॉट के रूप में बांटा गया। हॉटस्पॉट के इलाकों में होगा डोर टू डोर सर्वे। देश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 1197। अब तक 392 लोगों की हुई मौत। माफ कीजिएगा, 10,000। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की उच्च स्तरीय बैठक। कोविड-19 से निपटने के और संक्रमण का प्रसार रोकने के उपायों पर चर्चा की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 20 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 1,28,000 के पार। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने का किया ऐलान। देश में इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। जून से सितंबर के बीच दीर्घावधि औसत का 100% बारिश होने की संभावना। कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए मॉनसून रहेगा मददगार। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी जो खबरें उनके साथ। जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने आज दिशा निर्देश, गाइडलाइंस जारी किए हैं। बहुत अहम है ये गाइडलाइंस। जान भी है जहान भी, उसको, इस भावना को लेकर ये गाइडलाइन जारी किए गए और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। विस्तार से आपको बताएंगे दरअसल ये पूरा जो है ये गाइडलाइन क्या है और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां शुरू हो सके। सरकार का फोकस इसी को लेकर है। तो आइए हम आपको एक एक करके क्षेत्र के हिसाब से आपको बताते हैं कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जहां पर कुछ जो है छूट दी गई है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ छूट है, इसको समझने की कोशिश। सबसे पहले
कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को समझ लीजिए वहां पर क्या है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम क्षेत्र है। कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह से काम कर सकेंगी। जी हां, कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियां, खेतों में किसानों और खेतीहर मजदूरों से जुड़े सभी कार्यों को अनुमति, यानी खेत में किसान जो है फसल की कटाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, जो तमाम गतिविधियां वो कर सकते हैं। कृषि उत्पादन से जुड़ी सभी एजेंसियां कार्य कर सकेंगी। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं, जो एमएसपी से जुड़ी गतिविधियां वो भी इसमें शामिल हैं। और एपीएमसी द्वारा संचालित सभी मंडियां, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नोटिफाइड मंडियां वो भी काम कर सकेंगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योगों द्वारा सीधी खरीद और मार्केटिंग को भी इजाजत मिली है, यानी कृषि से जुड़ी जो तमाम सीधी खरीद होती है, उसकी मार्केटिंग होती है, उसको पूरी इजाजत है। ग्रामीण स्तर पर भी किसानों से समूहों और सरकारी संस्थाओं को भी खरीद और मार्केटिंग की अनुमति रहेगी। ये किसानों के हित में एक बड़ा फैसला है। कृषि कार्य से जुड़ी मशीनों की जो दुकानें हैं, उनके कलपुर्जों की जो दुकानें, और साथ साथ इनकी जो सप्लाई चेन है, और साथ साथ इन मशीनों की जो रिपेयर करने वाली जो से जुड़े संस्थान है, क्योंकि मशीनें खराब भी हो सकती हैं जब चलेंगी, तो उनको रिपेयर करने के संस्थान भी वो भी काम कर सकते हैं, उनको भी अनुमति मिलेगी 20 के बाद। खेतीहर मशीनों से जुड़े कस्टम हायरिंग सेंटर भी काम करेंगे। खेतीहर मशीनों जो हैं, अगर वो आपको मंगानी है बाहर से, तो उसके कस्टम सेंटर भी काम करेंगे। बीज, खाद और कीटनाशक के उत्पादन भी होगा। इनकी बिक्री और वितरण से जुड़े सभी केंद्र, जी हां, बिक्री और वितरण से जुड़े सभी केंद्र काम कर सकेंगे बीज, खाद और कीटनाशक से जुड़े। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसानों की जरूरत का किस तरह से सरकार ने ख्याल रखा है। आइए नजर डालते हैं मत्स्य पालन, क्योंकि बहुत सारे लोग मछली पालन से जुड़े हैं, इन उद्योगों से जुड़े हैं। उनके लिए क्या कुछ सरकार ने किया है। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, जिनमें झींगा पालन और हैचरी से जुड़ी गतिविधियों को भी कार्य करने की अनुमति होगी। इनको भी कार्य करने की अनुमति होगी। बागवानी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसमें देखिए चाय, कॉफी और रबड़ प्लांटेशन की गतिविधियां काम कर सकेंगी, लेकिन यहां अधिकतम 50% मजदूरों के साथ ही, यानी आपके जितने मजदूर हैं यहां पर चाय, कॉफी, रबड़ प्लांटेशन के, उनके 50% जो मजदूर हैं वही काम कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इनमें मुख्य गतिविधियों के साथ ही इनके प्रसंस्करण जो है, उनकी पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग भी शामिल है। जो पैकेजिंग है और प्रसंस्करण है, मार्केटिंग है, इसमें काजू का भी जो है वो भी शामिल है। काजू का भी जो आप चाहें तो प्रसंस्करण, इनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये बागवानी के क्षेत्र में जो एक बड़ा सरकार ने दिशा निर्देश जो है, ये एक बड़ा फैसला जो है सरकार का। पशुपालन में देखिए दूध उत्पादन और वितरण से जुड़ी सभी गतिविधियां काम कर सकेंगी। दूध उत्पादन और वितरण से जुड़ी सभी गतिविधियां काम कर सकेंगी, ये सरकार का एक बड़ा फैसला है। पशुपालन में देखिए पोल्ट्री फार्म, हैचरी के साथ साथ पशुपालन से जुड़ी सभी गतिविधियों के साथ साथ पशुओं का आहार भी मिलता रहे, उसके लिए भी पशुओं के आहार से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो भी काम कर सकेंगी। ग्रामीण मजदूरों के लिए क्या है ये समझिए। मनरेगा से जुड़े कार्य 20 अप्रैल से शुरू होंगे। मनरेगा से जुड़े कार्य 20 अप्रैल से शुरू होंगे, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और मजदूरों को मास्क भी अनिवार्य रूप से पहनना होगा। तो आप जो है मनरेगा में काम शुरू होगा, मजदूर जाकर वहां पे काम कर सकते हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। फिलहाल मनरेगा के तहत जल संचयन और सिंचाई से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां भी सरकार ने प्राथमिकता तय करी है। स्वास्थ्य क्षेत्र समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर सबका दारोमदार जो है, लोगों की सेहत कैसे बनी रहे उसके लिए 20 अप्रैल से आयुष्मान सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं, जी हां मैं सभी स्वास्थ्य सेवाएं कह रहा हूं, आयुष्मान से जुड़ी सभी स्वास्थ्य सेवाएं जो है काम कर सकेंगी। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स और टेलीमेडिसिन सुविधाएं काम कर सकेंगी। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सेवाएं जो है वो सभी, क्लिनिक्स भी काम कर सकेंगे जो डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं। डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप्स, फार्मासिस्ट, जन औषधि केंद्रों सहित सभी दवा और स्वास्थ्य उपकरणों की दुकानें, दवा और साथ साथ स्वास्थ्य उपकरणों की दुकानें काम कर सकेंगी। मेडिकल लेबोरेटरी और कलेक्शन सेंटर भी काम कर सकते हैं, उनको भी अनुमति रहेगी। फार्मास्यूटिकल, मेडिकल रिसर्च लैब,
काम करेंगे, क्योंकि यह भी एक जरूरी कदम था। पशुओं के हॉस्पिटल, जी हाँ, पशुओं के हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और इनसे जुड़ी दवाएं बेचने और सप्लाई करने वालों की जो पूरी जो चेन है, दवाएं बेचने वाले, सप्लाई करने वाले, उनकी चेन काम कर सकेगी। दवा उत्पादन से जुड़ी इकाइयां काम कर सकती हैं। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी इकाइयां, इनकी पैकेजिंग, इनके जो पैकेजिंग मटेरियल है, इनके मध्यवर्ती और जो रॉ मटेरियल है उससे जुड़ी यूनिट्स भी काम कर सकेंगी। मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, जी हां, इसमें निर्माण कार्य भी शामिल है। मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को अनुमति है और इसमें एम्बुलेंस निर्माण भी शामिल है और इससे जुड़ी इकाइयां भी काम कर सकती हैं 20 अप्रैल के बाद। सभी मेडिकल और पशु चिकित्सा से जुड़े लोग, वैज्ञानिक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियंस जो हैं, ये सभी लोग दाई और हॉस्पिटल से जुड़ी सहायक सेवाओं से जुड़े लोगों और एम्बुलेंस को राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की पूरी तरह से छूट रहेगी। तो हेल्थ सेक्टर को एक बड़ी रियायत जो है इसमें मिली है। अब जरा निर्माण कार्यों का भी समझ लीजिए कि निर्माण कार्य जो है, कंस्ट्रक्शन जो क्षेत्र है, वहां पर किस तरह के उपाय किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में और औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्यों को काम करने की अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्रों में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शुरू करने की अनुमति होगी, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ वहीं पर जहां मजदूर साइट पर उपलब्ध हैं पहले से, और बाहर से किसी को लाने की आवश्यकता नहीं है। यानी साइट पर किसी को बाहर से लाने की जरूरत अगर नहीं है तो आप काम शुरू कर सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां किस तरह की जारी रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तो पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन इसमें ब्रॉडकास्ट से जुड़ी, डीटीएच और केबल ऑपरेटर से जुड़ी सभी गतिविधियां अब काम कर सकेंगी। यानी अगर आपका केबल खराब है तो आप केबल ऑपरेटर को बुला सकते हैं। आईटी और आईटी से जुड़ी सेवाएं काम कर सकेंगी, पर सिर्फ 50% कार्य बल के साथ। आपका जो वर्कफोर्स है उसमें से आधा ही वर्कफोर्स काम कर सकेगा। सरकार से जुड़े कॉल सेंटर काम करेंगे और डेटा सर्विस से जुड़े संस्थान भी जो सरकार से जुड़े हैं वो काम कर सकेंगे। कुरियर सेवाएं काम कर सकेंगी, इनको भी अनुमति दी जा रही है। कुरियर सेवाओं को ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां कार्य कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें जिन वाहनों को सड़कों पर उतारना है उसके लिए आवश्यक अनुमति लेनी होगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, आईटी रिपेयर्स करने वालों को काम करने की छूट मिलेगी। व्यवसायिक गतिविधियां, पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर काम कर सकेंगे, जहां ग्रामीण जाके अपनी गतिविधियां करते हैं। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सर्विसेज, कंटेनर डिपो और इनकी लॉजिस्टिक चेन को काम करने की अनुमति मिलेगी। ये देखिए, अब औद्योगिक क्षेत्र को देख लीजिए कि औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह के जो है रियायतें दी गई हैं। औद्योगिक संपदा और औद्योगिक टाउनशिप में नियंत्रण के साथ विनिर्माण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई है। प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखने संबंधी एसओपी लागू करना जरूरी होगा। यहां पर एसओपी है, उस एसओपी को लागू करना जरूरी है। आईटी हार्डवेयर, आवश्यक सामानों और पैकेजिंग के निर्माण की अनुमति दी जा रही है। कोयला, खनिज और तेल उत्पादन गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है। कोयला, खनिज और तेल उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, तो इनको भी अनुमति दी जा रही है। इन उपायों से औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र का जो पुनरुद्धार है, जो वहां पर काम ठप है, उनको जो है चालू रखने का। सुरक्षा प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी संबंधी नियमों को लागू करते हुए इससे रोजगार के अवसर भी, क्योंकि कई जगह पर यह समस्या आ गई है, तो ये भी इस दिशा में एक बड़ा जो है सरकार ने काम लिया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, सरकार ने ये फैसले लिए हैं, ये अहम फैसले हैं सरकार के। आज जो सरकार ने फैसले लिए हैं, लेकिन इसके लिए एसओपी भी जारी की गई है, कुछ दिशा निर्देश भी हैं। उन दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा, और अगर उसका पालन नहीं किया गया तो फिर आपको गतिविधियां जो आपकी हैं उनको रोका भी जा सकता है। लेकिन साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां पर कंटेनमेंट है, वहां पर इस तरह की कोई गतिविधियां नहीं हो सकी। यानी जो सील इलाके हैं वहां पर इस तरह की कोई गतिविधियां नहीं होंगी, इसके बाहर जो हैं वो गतिविधियां हो सकती हैं। तो लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने जो जान है जहाने के मंत्र के तहत
गरीब कमजोर वर्गों के साथ ही जरूरी सामानों से, जरूरी चीजों से जुड़ी जिन आर्थिक गतिविधियों को छूट दी है, उसको लेकर तमाम क्षेत्रों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। बुधवार को सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगाए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन दिशा निर्देशों में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई अहम क्षेत्रों को लॉकडाउन 2.0 में काम करने की छूट देने की बात कही गई है। इसके अनुसार सरकार ने जान है जहान है के मंत्र के तहत गरीब कमजोर वर्गों के साथ ही जरूरी चीजों से जुड़ी तमाम आर्थिक गतिविधियों को छूट दी है। सरकार द्वारा जारी इन दिशा निर्देशों और लॉकडाउन बढ़ाने का उद्योग जगत से जुड़े लोगों सहित किसानों और दुकानदारों ने स्वागत किया है। I think this is fantastic. Besides all the essential stuff, so it's like when you look at it, it's like essential plus one. Okay, and I hope soon by May 2nd, or when they do the next review, it will be essential plus one plus two, and so on and so forth, and that's how we'll grow up. Look forward now to what he said in his first address about the Economic Task Force coming out with its recommendations and incentives, or the fight against the economic battle and the livelihood battle going forward. We welcome the step of the Prime Minister that it has been extended. However, all this is in the interest of Indians, interest of everybody. This is a welcome step in balancing lives and livelihoods. This has also been a demand from the players in the economy, including industry. So many of the Confederation of Indian Industries recommendations have been included in gradually starting off economic activity in the country while maintaining full safety and all precautions. I think the guidelines are very valid and very useful because they clearly lay out what sectors can open, what can't. Given the need of the hour is that the economy also has to revive. 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी गई है उनमें कृषि, बागवानी गतिविधियां, खेतों में काम कर रहे किसान और कामगार भी शामिल हैं, जो सरकार के इन निर्देशों का स्वागत कर रहे हैं। ये सरकार के लिए अच्छा है, कदम है। हमारे यहाँ 2.5 करोड़ जो लेबर है पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्टली भट्ठा इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, और ये 20-22 तारीख से हमें लेबर डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन आ रही थी कि आपने लेबर का खर्चे का और सारा ध्यान रखना है। हमने ध्यान रखा भी। बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਏਗਾ। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिहाज से काफी अहम है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो आज की बड़ी खबर है, जैसा हमने बताया, गाइडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण है। जान भी जहान भी, ये जो पूरा भाव है उसको ध्यान में रख करके, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा आज का जो विशेष है, हमारा आज का फोकस है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का विशेष लॉकडाउन 2.0, नए दिशा निर्देश, जान भी जहान भी, कैसे इस भावना को ये नए दिशा निर्देश जो हैं इसको मजबूती देते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं, और मेरे साथ प्रोफेसर रमेश चंद जी जुड़े हुए हैं। रमेश चंद जी मेंबर हैं नीति आयोग के और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, और मेरे साथ दिलीप चुनाय जी भी जुड़ेंगे, सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। प्रफुल्ल जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं इस बात को लेकर के। प्रफुल्ल जी, ये बताइए कि कुल मिलाकर ये जो पूरा इसका भाव है, जो हम बार बार कह रहे हैं, जान भी जहान भी, क्या उस भाव को आगे बढ़ाता है ये दिशा निर्देश, गाइडलाइंस? जी निश्चित रूप से। देखिए, इसमें हमें 3 बिंदुओं पर इन दिशा निर्देशों को हमें ठीक से समझना चाहिए। जब हम लॉकडाउन 2.0 की बात करते हैं तो ये 2.0 केवल 1.0 का रेप्लिकेशन नहीं है, बहुत मायनों में ये अलग है। और
वो अलग इसलिए भी है कि 1.0 का सीरियसनेस बनाते हुए भी 2.0 में कुछ अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। अब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पूरे भारत को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन्स और नॉन हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन्स, इन दो हिस्सों में बांटा गया है। अब हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन्स जो है लगभग 213 जिले जो है वो, और उसमें से भी 93 हेवीली अफेक्टेड, जिसको हम कह सकते हैं कि जहां पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हॉटस्पॉट्स है, जिसमें दिल्ली के भी 7 जिले आते हैं। तो वहां पे ये सीलिंग और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज्यादा रहेंगे। लेकिन भारत का बहुत सारा ऐसा जिसको हम कह सकते हैं कि सेमी अर्बन या रूरल एरिया है, निम शहरी या ग्रामीण इलाके है, जहां पे इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता नहीं है, जहां पे पिछले 10 से 14 दिनों के आसपास कोई इसका कोविड-19 का संक्रमण नहीं पाया गया है। तो वहां पे कुछ ना कुछ ये गतिविधियां चले। और इसको, इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु ये भी है कि इसको 20 तारीख दिया गया। 20 तारीख पिछले लगभग 15 दिन से कुछ नहीं था, लेकिन वहां पर अगले कुछ दिन और जो है उनको देखा जाए, और उसके बाद 20 तारीख से जी बिल्कुल। इसमें इसीलिए मैंने कहा कि उसका जो सीरियसनेस का जो टेम्पो है वो कायम रहेगा। इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है, एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के ये नियमावली सबके लिए लागू होंगी, लेकिन फिर भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसको कभी भी किसी समय भी इसका रिव्यू करने के और उसको विड्रॉ करने के अधिकार होंगे। तो इसमें ये नहीं है कि सबको सब कुछ करने की छूट मिल गई है। मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं कि इसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए कि जहां पे कंटेनमेंट, जहां पे इन्फेक्शन फैला नहीं है और नॉन कंटेनमेंट जोन है, वहां पे कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चले, उसके वजह से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट जो स्प्रेड है वो नहीं होने वाला, इसलिए वहां पे वो लोकलाइज एक्टिविटी इकोनॉमिक लेवल पर चलने के लिए ये छूट है। इसका ध्यान रखते हुए 3 मई तक इसको लागू करना, इसलिए इसके स्पिरिट को हमें ठीक से समझना चाहिए। ठीक है, दिलीप चुनार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की। दिलीप जी, कई तरह के सुझाव जो है इंडस्ट्री की तरफ से और जो लोग व्यवसायिक गतिविधियों में, वहां से लगातार कई तरह के सुझाव आ रहे थे। तो ये दिशा निर्देश जो हैं, इनसे किस हद तक आप जो हैं थोड़ा संतुष्ट हैं ये परिस्थितियों को देखते हुए? आज की परिस्थिति में ये जो दिशा निर्देश आई है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और ये जो पूरा जो निर्देश आया है, ये जो कोर ग्रुप, एम्पावर्ड ग्रुप पिछले कई हफ्तों से जो इस पे काम कर रहा था, क्योंकि ऑन द ग्राउंड फीडबैक लेकर के उन्होंने बड़े सोच और समझ से ये एक जैसे कहते हैं लॉकडाउन 2.0 किया है। इंडस्ट्री के काफी कुछ रिकमेंडेशंस थे, विकी ने भी काफी रिकमेंडेशन किए थे, जो एग्रीकल्चर का और फूड प्रोसेसिंग का और रूरल एरियाज में खासतौर के लिए, वो एक था। दूसरा, जहाँ पे वर्कर्स कंटेन्ड है, कंस्ट्रक्शन साइट में अगर वर्कर्स कंटेन्ड है, वो कहीं बाहर नहीं जा रहे और वहाँ पे कोई हॉटस्पॉट नहीं हो और वहाँ पे सारे मटेरियल्स भी हो, तो इस समय मानसून से पहले वो कंस्ट्रक्शन को खत्म किया जाए, क्योंकि नहीं तो वो अगर मानसून और बारिश शिद्दतें आ गई तो उसमें काफी दिक्कत है। और तो तीसरा जो है, एसेंशियल कमोडिटीज को डिफाइन किया गया है, और एक तरीके से जो चीजें चाहिए होती है वर्क फ्रॉम होम, जैसे आईटी सिस्टम्स और आईटी प्रोडक्ट्स, उन्होंने भी ऐड किया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे पहले भी बताई गई थी, कि सेंटर से तो एक डायरेक्शन है, लेकिन लोकल जो अथॉरिटीज है वो इसमें एक तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 20 तारीख से ये खुलेगा, आज 15 है, अगले 3 या 4 दिन में लोगों को अपने प्रिपरेशन करने में एक सहयोगिता मिलेगी। वो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संबंध में रह सकते हैं, और क्या वो शुरू कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, वो बहुत ही एक अहम बात है इस नोटिफिकेशन को, इस आदेश को अभी जारी करने का। तो ये एक बहुत आगे कदम है। और जो समर का महीना आ रहा है,
और जो घर में जो परेशानी है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है और जो मैकेनिक्स रिपेयर है, उनके लिए भी एक तरीके से ये छूट देना, क्योंकि वो भी अपनी रोजगारी की कमाई क्योंकि सीजनल इनकम होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए। और दूसरी एक बात है जो लोकल वेंडर्स है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लोगों घर को बाहर नहीं जा सकते हैं, वो लोकल वेंडर्स जो डे टू डे अपनी इनकम करते हैं और अपनी बिक्री के साथ अपने परिवार चलाते हैं, उनके लिए भी एक काफी अच्छी ये निर्देश है। और आगे जा करके अगर 25 या 26 तारीख को या पहले भी अगर स्थिति का स्प्रेड में ज्यादा बढ़ाव ना हो, तो उम्मीद है कि इसको भी एक तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे पहले स्ट्रिक्ट इसेंशियल कमोडिटीज था, अब उन्होंने इसेंशियल कमोडिटीज और कुछ जोड़ दिए हैं, और जो ग्रामीण इलाके हैं और वहां पे जहाँ पे कोई कोविड नहीं है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर दी, एक बहुत ही अच्छा कदम है। दिलीप जी, आपने बहुत